नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी साहित्य जगत में। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष नवीं कक्षा हेतु निर्धारित पूरक पुस्तक कृतिका भाग 1 में संकलित पाठ 4 माटी वाली के साथ। बच्चों, यहाँ तक हम यह पाठ पढ़ चुके थे और इससे आगे चलते हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग, अब जिस घर में जाओ वहाँ स्टील के बर्तन दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी माटी के। तो बच्चों, जब ठकुराइन पीतल के गिलास में माटी वाली को चाय देती है और वह उन्हें देखकर कहती है कि आजकल किसी भी घर में इस प्रकार के बर्तन दिखाई नहीं देते, ना पीतल के दिखाई देते हैं ना कांसे के दिखाई देते हैं। तो वह क्या कहती है कि इतनी लंबी बात लोग नहीं सोचते कि जिस घर में जाओ वहाँ पर क्या दिखाई देते हैं, या तो स्टील के बर्तन दिखाई देंगे या कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। अब बच्चों, कितनी बड़ी बात कहती है ठकुराइन। क्या कहती है वो कि अपनी चीज़ों का मोह बहुत बुरा होता है। मतलब अपनी हर चीज़ से इंसान को प्रेम होता है। जैसे उसने अभी किसके प्रति मोह दर्शाया था? अपने बुज़ुर्गों की, अपने पुरखों के द्वारा मेहनत से, कड़ी मेहनत से इकट्ठी की गई चीज़ों के प्रति। और अब वह क्या कहती है कि अपनी चीज़ों का मोह बहुत बुरा होता है, कि वह ये सोचकर पागल हो जाती है कि इस उम्र में अब इस शहर को हम छोड़कर जाएंगे कहाँ। ऐसा क्यों आया उसके मन में? क्योंकि उनके गांव में बांध बन रहा है, टिहरी बांध। और उसके बाद माटी वाली क्या कहती है जवाब में? ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर चले जाएंगे, लेकिन वे अपने विषय में कहते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरे पास तो कोई कागज़ पत्र भी नहीं है। तो बच्चों देखो, उन्हें क्यों ऐसा वो जाने की बात कर रही हैं कि गांव में टिहरी बांध बन रहा है नदी पर, और बांध के चलते जो आसपास लोग रहते हैं उनसे सरकार जो है उनकी ज़मीनें ले लेगी, उनके ठिकाने उनसे छीन लेगी और बदले में बहुत कम मुआवजा देगी। और मुआवजा भी उनको देगी जिनके पास उन घरों के कागजात हैं। लेकिन अब वह तो जो ठकुराइन है वह तो इस बात से दुखी है कि अपनी इस घर से जिससे उसका बहुत अधिक जुड़ाव है कैसे उसको छोड़कर जाएगी। लेकिन माटी वाली और अधिक दुखी है कि वो जाएगी तो कहाँ जाएगी। उसके पास तो ना कोई कागज़ है ज़मीन के, ना कोई रजिस्ट्री, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो वह क्या करेगी। चाय ख़त्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी तो ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। यानी सामने वाले जिस घर में गई उसको उन्होंने आदेश दिया कि भाई कल हमारे यहाँ मिट्टी ज़रूर ले आना। ये कहकर उन्होंने उसको 2 रोटियां दे दी। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। छोर का मतलब किनारा। कपड़े के दूसरे किनारे पर उन दोनों रोटियों को बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। वो कहते कोई कुछ कहता है तो कहता रहे, वह अपने बूढ़े पति के लिए इन रोटियों को घर ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा, अशक्त का मतलब कमज़ोर, जिसमें इतनी शक्ति नहीं थी, वह कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। यानी एक उत्सुकता भरी नज़रों से कि अभी मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि वह बीमार भी है और बूढ़ा भी है। वह रसोई में बनने का इंतज़ार करने लगता है कि रसोई में कुछ बनेगा और मुझे मिलेगा। तो प्रतिदिन उसकी ये दिनचर्या थी। रोज़ाना बुढ़िया जब आती तो एकदम चौकन्ना सा हो जाता था, वह देखने लगता है। आज वो घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही उसका चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। साथ में ऐसा भी बोल देगी कि साग तो कुछ है नहीं अभी। ये सब अपने मन में विचार करते हुए जा रही है कि आज अपने बूढ़े पति को वह 3 रोटियां दे देगी और कहेगी आज साग सब्जी तो कुछ है नहीं, ऐसे ही खा लो। और तब उसे जवाब सुनाई देगा,
भूख मीठी कि भोजन मीठा। तो बूढ़ा पति भी यही कहता है कि भूख मीठी या भोजन मीठा, कि सही मायने में तो भूख ही मीठी है, क्योंकि बहुत अधिक भूख लगी हो तो रूखा सूखा भोजन भी मिठास वाला लगता है, उसमें मिठास घुली हुई लगती है। और पेट भरा होने पर 56 भोग भी व्यर्थ दिखाई देता है। फिर क्या कहती है, उसका गांव, लेखक कहते हैं उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। मतलब 1 घंटा माटी वाली का जो है अपने घर तक जाने में और 1 घंटा आने में लगता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने और फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। तो मतलब रोज़ाना क्या करती है वो, माटा खान का मतलब होता है मिट्टी की खान, जहाँ से वो मिट्टी खोद कर लेकर आती है और फिर विभिन्न स्थानों तक, जो दूर दूर तक घर फैले हुए हैं, वहाँ तक माटी को ढोकर ले जाती है और हर घर में माटी पहुँचाती है। पूरा दिन उसका इसी काम में बीत जाता है। घर पहुँचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं। झोंपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। यानी जहां वो रह रही है वह भी एक ठाकुर की ज़मीन है, उसके टुकड़े पर उसको रहने की अनुमति मिली हुई है। और उसकी ज़मीन पर रहने की एक एवज़ में, यानी एक शर्त पर, वो झोपड़ी भी एक शर्त पर मिली हुई है कि उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। बेगार का मतलब बच्चों बिना पैसे लिए काम करना। तो उस झोपड़ी जो उसको रहने के लिए मिली हुई है, उसके बदले में वह उसके घर में मुफ्त में कार्य करती है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। वो मन में सोचती है, नहीं, आज उसका पति इतनी लंबी बीमारी के कारण एक गठरी की तरह ही शेष रह गया है, मतलब बहुत कमज़ोर हो गया है, जो देखने पर एक गठरी के समान दिखाई देता है। तो आज वो उसको कोरी रोटियां यानी खाली रोटी नहीं देगी। और क्या करेगी, यह सोचते हुए उसने क्या किया, अपनी माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी और बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां, अब वह 2 से ज़्यादा नहीं खा सकता क्योंकि उसे पचती ही नहीं है। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। तो ऐसा विचार करती हुई बुढ़िया रास्ते में जा रही है कि आज पति को एक तो खाली रोटी नहीं देगी, एक पहले ही उसके पेट में जमा हो चुकी है, बाकी 1.5 रोटियों से वह काम चला लेगी। तो इस प्रकार से वह रोटियों का हिसाब लगाती हुई जा रही है। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। क्यों नहीं रह गई थी बच्चों, देखते हैं। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। यानी रोज़ाना क्या होता था कि वह माटी वाली जब अपनी झोपड़ी में प्रवेश करती तो बूढ़ा चौंक जाता था, रोटी की प्रतीक्षा करता था कि वह उसको रोटी देगी। अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। आज वह ना बेचैन हुआ, ना उसकी ओर देखा, ना उसने रोटियों का इंतज़ार किया। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। अपनी माटी को मतलब अपने शरीर को छोड़कर वह बूढ़ा जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। अब उसका बूढ़ा पति जो था बच्चों, वह मर चुका था, समझ लो, अपने शरीर को छोड़कर जा चुका था। और तब टिहरी बांध के पुनर्वास यानी विस्थापन के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह जब किसी व्यक्ति को किसी मजबूरीवश छोड़कर जगह जाना पड़ता है और पुनर्वास यानी दूसरी जगह उसको रहना पड़ता है, तो ऐसे जो इस चीज़ का इंचार्ज थे, ऐसे उस साहब ने उनसे पूछा कि वह रहती कहाँ है।
तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना, कि तुम जाओ और तहसील से जाकर अपने घर का प्रमाण पत्र लाओ कि ये तुम्हारा घर है। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। तो वो बताती है, साहब मेरी ज़िंदगी तो माटी देते हुए ही बीत गई। माटी कहाँ से लाती हो? तो वह बोली, माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? वह व्यंग्य करता है उस पर, क्या वो माटा खान तुम्हारे नाम है? अगर है तो हम भी तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोज़ी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोज़ी नहीं। उन्हें तो बस प्रमाण चाहिए था कि प्रमाण दो किस ज़मीन पर तुम रहती हो। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? वह पुनः प्रश्न करती है उन पुनर्वास के साहब से कि जब बांध बन जाएगा तो मैं क्या खाऊंगी, मेरी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, यह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। यानी यह तुम्हारी सिरदर्दी है, जैसे मर्जी करो, हमारा इस पर कोई दखल अंदाजी नहीं। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मची है, मतलब हर व्यक्ति परेशान है कि वो क्या करे। जब घरों में पानी भरने लगा और लोग परेशान हो गए, आपाधापी मच गई। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं, यानी वो शहर में जो शमशान घाट थे वे डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अब वो इतनी परेशान है कि पति को किस शमशान में ले जाकर जलाए, कहाँ उसकी अर्थी को लेकर जाए, कि जहाँ ले जाना चाहिए वो शमशान भी पानी से डूब गए हैं। तो यहाँ पर दुख की चरम सीमा है, दुख और गरीबी की, कि जो उसकी ये समस्या किससे उपजी है? विस्थापन की समस्या से, कि न तो उसके पास जहाँ वह रहती है उसके पास कोई कागज़ है, न कोई प्रमाण पत्र है, और यहाँ तक कि आज जब उसका पति भी उसे छोड़कर जा चुका, उसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा था ही नहीं उसका, तो उसको भी जलाने के लिए शमशान प्राप्त नहीं है। कि अंतिम समय में व्यक्ति को शमशान तो मिल ही जाना चाहिए। इसी वह बहुत ही पीड़ा के साथ, वेदना के साथ हर आने जाने वाले को यही कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। ये था हमारा पाठ, हमारी कहानी माटी वाली ख़त्म हो चुकी, संपूर्णता से हम इसको समझ चुके। अब चर्चा करेंगे प्रश्नों पर, अभ्यास के प्रश्नों पर। और बच्चों, केवल अभ्यास के प्रश्नों पर ही आपको अवलंबित नहीं रहना है, ये बात बार बार हम बताते हैं। पूरे पाठ को आपने बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है पुनः और समझना है। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिसके कारण माटी वाली को सब पहचानते थे? कि माटी वाली को ऐसे कौन से कारण हैं कि सभी जानते थे? तो बच्चों देखो, इसलिए जानते थे क्योंकि चूल्हा चौका लिपने के लिए लाल मिट्टी जो है वो हर घर की ज़रूरत थी। दूसरा, माटी वाली के सिवाय वहाँ उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, मतलब कोई और दूसरा माटी बेचने के लिए वहाँ आता ही नहीं था, सभी ग्राहक उसके थे। और वह माटी के लिए बिना ढक्कन वाला कनस्तर रखती थी, उसको भी सब पहचानते थे, ताकि उसमें और अधिक माटी आ सके, इसलिए उसको ही नहीं, उसके कनस्तर को भी सारे लोग जानते थे। तो इस प्रकार आपने इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में अधिक सोचने का समय क्यों नहीं था? बच्चों, कहाँ समय था उसके पास? अभी आपने बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि रोज़ाना सुबह उठकर वो माटा खान जाती थी, फिर शाम तक उसे बेचकर वापस घर आना, और फिर घर आकर अपने पति के लिए भोजन बनाना। और बच्चों, इस सारी दिनचर्या में उसका दिन इस प्रकार बीत जाता था कि उसे पता ही नहीं लगता था। घर पहुंचते पहुंचते तो उसे रात हो जाती थी। फिर भला कब वह अपने अच्छे बुरे भाग्य के विषय में
सोचती। शहर में दूर तक फैले घरों में माटी पहुंचाना, अर्थात समय इतना था ही नहीं उसके पास कि वह ये सोच सके कि उसका भाग्य अच्छा है या बुरा। तो आपने सटीक वाक्यों के साथ इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 3, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? ये आप समझ चुके हैं कि इस पंक्ति से क्या आशय है कि जब मनुष्य बहुत भूखा होता है, उसे बहुत भूख लगी हो, तो क्या होता है, रूखी सूखी रोटी में भी उसको बहुत आनंद आता है, असीम आनंद आता है। और जब पेट भरा हो और भूख न हो तो फिर चाहे कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन क्यों ना उसके सामने रख दिया जाए, वह उसमें कमी निकाल ही देता है। परंतु भूख लगने पर साधारण अथवा सूखा भोजन ही मीठा लगता है। और यह उचित ही, इसीलिए यह बिल्कुल सही कहा गया है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा, अर्थात भूख अपने आप में ही मिठास होती है और जो सामने भोजन होता है वह उसमें भी मिठास उत्पन्न कर देती है, फिर भोजन चाहे वो कैसा भी हो। तो आपने इस प्रकार सोचकर और मनन पूर्वक उत्तर लिखना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा मन गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए। देखो, इस कथन के माध्यम से लेखक ने क्या बताना चाहा है कि अपने पुरखों के प्रति मालकिन ने सम्मान व्यक्त किया है। वह अपने पूर्वजों की परिस्थितियों को समझने का पूरा प्रयास करती है कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष करके कैसे कड़ी मेहनत से इन चीज़ों को जुटाया होगा। इसलिए वह उनके कड़े संघर्षों का, कड़ी मेहनत का सम्मान करते हुए उनके द्वारा अर्जित की गई चीज़ों को यूं ही यानी कौड़ियों के दाम नहीं बेचना चाहती। और बच्चों, मालकिन का ऐसा सोचना सचमुच प्रशंसा के योग्य है, वरना तो हम में से अधिकांश लोग क्या करते हैं, ये समझ ही नहीं पाते कि किस प्रकार मेहनत से हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए इन चीज़ों को अर्जित किया है। हम उन चीज़ों का अनादर करते हुए उन्हें कौड़ियों के दाम बेच देते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें भी चाहिए कि हम अपनी पीढ़ियों से चली आ रही इन चीज़ों का, इन विरासतों का पूरा आदर मान रखें और उन्हें संभाल कर रखें। और बच्चों, ऐसा करने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसके किस मजबूरी को प्रकट करता है? बच्चों, इस कथन में, इस प्रश्न में माटी वाली की गरीबी की चरम सीमा का पता चलता है कि वह दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपने बूढ़े पति के लिए 2 वक्त की रोटी भी जुटाने में असमर्थ है। लोगों द्वारा दी गई रोटियों का वह पूरा हिसाब लगा लेती है ताकि वह और उसके पति, उन दोनों का काम चल सके। तो इस प्रकार चाहे फिर उनसे उनका पेट भरे या ना भरे, अपना और अपने पति का काम चलाने के लिए वह उन्हीं रोटियों को ले जाती है जो उसको लोग देते हैं। जहाँ वह माटी बेचने जाती है, वहाँ पर जो लोग उसको देते हैं रोटी, उन्हीं को वह घर ले जाकर हिसाब के साथ ले जाती है और दोनों उसको खा लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, माटी वाली का उसके पति के सिवाय दूसरा कोई दुनिया में है नहीं, और वह भी जो उसका पति है बहुत अधिक बूढ़ा और कमज़ोर है, क्योंकि वह बीमार रहता है और वह रूखा सूखा खाकर ही अपना और अपने पति का काम चलाती है। लेकिन वो सोच रही थी कि आज अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, मतलब खाली रोटी नहीं देगी। रोज़ाना तो वो रूखी सूखी खाली रोटी ही खा लेता था और बीमार भी रहता था, उसको हजम भी नहीं होती थी। लेकिन आज वह क्या करेगी, बाज़ार से प्याज लेकर जाएगी और प्याज की सब्जी बनाकर बूढ़े को देगी, इसके साथ वह रोटी खाएगा। तो इस प्रकार ऐसा उसका मन में सोचना
उसके पति के प्रति असीम प्रेम को दर्शाता है कि वह आजीविका हेतु इतना कष्ट उठाती हुई भी उसका कितना अधिक ध्यान रखती है। और अंतिम प्रश्न है बच्चों 8वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। विस्थापन की समस्या पर एक प्रश्न संख्या 7। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इस कथन में निहित आशय है बच्चों कि ये जो वाक्य है टिहरी बांध के समय में उजड़े हुए लोगों की व्यथा को दर्शाता है और उस समय लोग कितना परेशान हुए थे, उनकी इस पीड़ा को जो है माटी वाली के माध्यम से बहुत ही मार्मिक ढंग से लेखक ने अभिव्यक्त किया है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। गरीबों के रहने के लिए, सिर ढकने के लिए एक बार ही जो व्यक्ति को स्थान मिलता है, जो शमशान जिसको कहते हैं, वह कम से कम किसी का न उजड़े, क्योंकि एक बार ही व्यक्ति को रहने के लिए बड़ी मुश्किल से स्थान मिलता है और अपने अंतिम समय में जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, संसार को छोड़कर चला जाता है, तो कम से कम वह स्थान तो उसको अवश्य मिलना चाहिए। और वही उससे छिन जाए तो वह व्यक्ति क्या करे, किस पीड़ा से गुजरेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बच्चों एक बार जिस स्थान पर व्यक्ति रहता है, यानी घर जिसको कहते हैं, वह भी जीवन में, और वह भी खास तौर से गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से बना पाता है। कैसे कैसे कष्ट उठाकर वह एक बार बनाता है, और वह भी किसी आपदा की भेंट चढ़ जाए अथवा उससे छिन जाए तो उसके दुख का अंदाज़ा वह व्यक्ति ही लगा सकता है। तो अतः उसका तो बूढ़िया का घर तो डूब ही गया था और साथ ही पति की भी मृत्यु हो चुकी थी, उसके सामने तो दोहरा संकट आ गया था। और तब दुखी होकर उसके मन से ये उद्गार निकलते हैं कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अब चलते हैं बच्चों अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 क्या कहते हैं कि 8वें प्रश्न में क्या पूछा है लेखक ने, क्या पूछना चाहा है, देखिए। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है, एक पूरा पैराग्राफ जो आप लिखेंगे विस्थापन की समस्या पर। विस्थापन क्या है? विस्थापन वह होता है बच्चों, अपने जहाँ व्यक्ति रहता है उस स्थान को छोड़कर किसी मजबूरीवश उसको दूसरे स्थान पर जाकर बसना होता है, वह होता है विस्थापन। आज एक और तो हमारा देश क्या है, हर क्षेत्र में विकास और आर्थिक लाभ की ओर अग्रसर है कि हमने इतना विकास कर रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से भी हम संपन्न हैं। और उसी दौड़ में शामिल जो गांव में रहने वाले गरीब आदमी हैं वो विस्थापन की समस्या से जूझ रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत उनके पास सामान होता है वह भी उनसे छिन जाता है। बिजली और पानी जैसी अन्य समस्याओं से जूझने के लिए नदियों पर बनाए गए बांध से उत्पन्न समस्या जो है वह विस्थापन की है। और सरकार उनकी रोजी रोटी वह ज़मीन तो उनसे छीन ही लेती है, लेकिन उन्हें पुनः विस्थापित करने के लिए क्या करती है, अपने कर्तव्य से दूर हो जाती है, तब वह उनका साथ नहीं देती। तो इन कारणों से लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और टिहरी बांध हो जाता है। और जो टिहरी बांध है वह इसी समस्या का उदाहरण है, जिसको लेखक ने इस पाठ के माध्यम से बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। और बच्चों जिस समय ये टिहरी बांध की समस्या उस समय उत्पन्न हुई थी, तब लोगों ने क्या किया था, इसके लिए बहुत विरोध किया, उनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया था और इसके लिए उन्होंने जुलूस वगैरह भी निकाले। परंतु सरकार के दबाव के कारण उन्हें पुनः नए टिहरी में स्थापित होना पड़ा, क्योंकि पुराने टिहरी को अपने जो उनका निवास स्थान था वास्तव में उसको छोड़कर कोई भी व्यक्ति नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अपने घर से हर व्यक्ति को, चाहे वह व्यक्ति हो, मनुष्य हो या पशु पक्षी,
जब उनको भी इतना लगाव हो जाता है तो इंसान कैसे अपने स्थान को छोड़कर जा सकता है, और अपने बसे बसाए घर को छोड़कर जाने में उन्हें कितनी तकलीफ़, कितना कष्ट होता है, इसका अंदाज़ा वही व्यक्ति लगा सकता है। तो इसीलिए पाठ के अंत में भी वह बूढ़ी औरत कहती है, किसी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो अतः सरकार का ये प्रयास होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे विस्थापन की समस्या का सामना न करना पड़े। तो बच्चों, हमारा आज ये पाठ संपूर्ण हो गया। आपने प्रत्येक प्रश्न को सोचकर, समझकर और मननपूर्वक और विवेकपूर्वक लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।